Welcome guys on our YouTube channel, which name is the Perfect Learning Club, a different and perfect way of study. Myself, Aditya Misra, as a chemistry mentor on PLC. So students, tomorrow we have covered the whole topic and everything about the Bohr's model and there's major points and about the calculation of radius of hydrogen atom and the whole concept about the Bohr's radius. Now today we are going to cover the calculation of velocity according to Bohr's model. So now let's start about any type of movement. So students, let's start. Our third topic is calculation of velocity. First of all, we should know about velocity. What is velocity? Velocity. Can you student tell me the difference between the speed and velocity? Because their dimension and unit, all the things are same about speed and velocity. So can you tell me what is the difference between in these two objects? तो कहते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी इसमें फर्क, इसके डायमेंशन यानी विमा और इसका मात्रक, ये सारी चीजें क्या है, सेम है, मीटर पर सेकेंड इसका भी और मीटर पर सेकेंड स्पीड का भी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? आप गाइस ने क्लास 9th में मोशन चैप्टर एब्सोल्युटली अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उस चैप्टर को आप जाके ध्यान से पढ़िए। उस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में आपको डायमेंशन मतलब जो 11th की 12th की फिजिक्स की बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, और ये सारी चीजें इन बारे में अच्छे से इलिब्रेट किया गया है। उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th में इन सारी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं अपने डिस्टेंस के बेस पे, ठीक? स्पीड को डिफाइन करते हैं हम अपने डिस्टेंस के बेस पे कि हाँ, ये कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, ये यहां से इतनी डिस्टेंस इसने मूव की तो ये स्पीड से चला। बट वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं। उसको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है। ये इन दो चीजों के बेस पे हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब अगर केमिस्ट्री में आए, इलेक्ट्रॉन में आए, तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट करता है तो उसने कहां से स्टार्ट किया और कहां आके एंड किया, सिर्फ उन दो चीजों को देखा जाता है। बाकी वो कितना लंबा घूमा, क्या किया उसने, कितनी दूर डिस्टेंस उसने कवर की, इससे कोई मतलब नहीं। तो कहां से चला, कहां उसने खत्म किया, इसको ध्यान नहीं दिया जाता है। जब ये चीज ध्यान में आती तो स्पीड तो हमारा इसमें आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जब आ गया, डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमको इसमें क्या लाना पड़ेगा, वेलोसिटी। इसलिए हम कैलकुलेशन ऑफ स्पीड नहीं करते, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल के 4th पॉइंट में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो वहां से हमने एक फार्मूला पुटअप किया था, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ये पुट किया था, ठीक? यहां से अगर हम r देखें तो nh/2 पाई mr, ये आया समझ में। इसको क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। अब आगे बात आती है कि हमने
रेडियस क्या निकाला था? पिछला अभी कैलकुलेशन ऑफ रेडियस में हमने रेडियस क्या निकाला था? तो रेडियस हमने निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। ये निकाला था कि नहीं बच्चों? सॉरी, के स्क्वायर नहीं, सिर्फ के, ये निकाला था। इसको ले लें क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड से यहां पे आर नहीं होगा, ठीक। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से आर की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें, इक्वेशन नंबर सेकंड से आर की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो देखते हैं कि एक काम करते हैं, यहां से आर नहीं बी को लेते हैं। अगर हम बी को लेंगे यहां से तो बी इक्वल क्या आ जाएगा? एन एच बाई 2 पाई एम आर, ठीक। बी, अब यहां से सीधे आर की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं, ठीक। चलिए इसको पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद b इज इक्वल क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम, ठीक, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये हुआ। अब ये चला जाएगा अपना इसके साथ, तो ये बन गया एन एच 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये सब बी इक्वल चल रहा है, ठीक। तो यहां से एक एन एच से एक एन एच कैंसल आउट, एम से एम कैंसल आउट, एक पाई से एक पाई कैंसल आउट और 2 से 4, तो बचा क्या? b इज इक्वल इक्वल, तो ये अपना टोटल खत्म हो गया। यहां बचा 2, एक पाई से एक पाई बचा पाई, m से m कैंसल, k जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये आया अपना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूवमेंट करते हुए। यहां से पता क्या चलता है कि अपना जो ये v है, ये v z के प्रोपोर्शनल है और v n के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। n यानी ऑर्बिट के, मतलब जैसे जैसे हम ऑर्बिट का नंबर अप करेंगे, n1 होगा, n से 2 होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और z एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे क्या हुआ था कि जब हमने रेडियस क्या किया था, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो जब हमने क्या रेडियस निकाला था, तो हमने रेडियस को एक वैल्यू दे दी थी, यूनिट वैल्यू दे दी थी उसकी 0.529। वैसे यहां इसकी क्या b की वैल्यू है 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। z की वैल्यू और n की वैल्यू यहां पे रखी जाएगी। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू जो भी मतलब z और n हो उसकी वैल्यू रख के हम उसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी का, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस का। आई होप यू गाइस, आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी बोर्ड्स मॉडल के बारे में कि ये कैसे क्या उन्होंने काम किया था, ये सारी चीजें क्या की थी उन्होंने, और कैलकुलेशन भी आपने रेडियस और वेलोसिटी के, ये चीज आपको याद रखनी है। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको काम आए। बाकी डेरिवेशन आपको इसलिए याद रखना है कि कभी अगर पूछा जाए आपसे कि इसका फार्मूला बताओ तो आपको रटने की जरूरत नहीं है फार्मूला, सिर्फ क्या करेंगे 4 लाइन की डेरिवेशन को फिनिश करेंगे और आपका फार्मूला आ जाएगा। तो ये था अपना वेलोसिटी और क्या था रेडियस। अब आगे एक बात करते हैं हम, एक थोड़ा
एक्स्ट्रा नॉलेज की ओर अगर हम चले, एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ, तो ध्यान दो बच्चों आप लोग, मैंने अपने थर्ड लेक्चर में पार्ट 3 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में हमने आपको ये बताया था कि क्यों न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्यों निगेटिव चार्ज होते हैं, ये बात। तो एक तो वो उसका तरीका था इलेक्ट्रॉन क्यों निगेटिव चार्ज होते हैं वो लेने का, और एक तरीका और हम आज को आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि क्यों क्या होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टॉपिक है अपना, उसका कॉन्सेप्ट है। तो उसी के साथ साथ हम आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है एनर्जी के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो टॉपिक है हमारा क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनर्जी हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनर्जी कुछ नहीं तो नथिंग, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या अपनी जॉब कर रहे हो या मतलब कोई भी काम कोई भी ह्यूमन बीइंग कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी होना उसके पास, और एनर्जी में भी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक। तो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से फला फूला बनाइए, ठीक। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बात आती है, ये वर्ड आता है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि हाँ किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी यानी वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। लेकिन नहीं, अगर आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप इस पूरे ये जो पूरा सर्किट आपका बना, फिजिक्स की लैंग्वेज में कहे तो इस पूरे सर्किट की एनर्जी की आप बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरे एटम की एनर्जी, ठीक। तो यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा पूरे एटम की एनर्जी होती है। अब देखो ये कैसे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये तो आपको पहले से पता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, ये तो एनर्जी की बात हुई कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी ऑफ टोटल एटम। अब बात आती है कि अगर हम इसको माने, इस इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे रखें, इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जहां हम देख ना सके या जहां पहुंच ना सके, ये चीज नहीं। इनफाइनाइट कहने का मतलब मेरा ये है कि इस न्यूक्लियस के लिए इनफाइनाइट वो होगा, इस न्यूक्लियस के बेस पे हमको इसको इनफाइनाइट रखना है, तो इसका इनफाइनाइट पार्ट वो होगा जहां पे इसकी अट्रैक्शन फोर्स ना काम करे। यानी इस इलेक्ट्रॉन को कहीं उठा के हम ऐसी जगह रख लें कि फिर न्यूक्लियस और इससे टोटल रिलेशन टूट जाए, ये इसको कोई अट्रैक्ट, इस पे कोई सी भी तरह का अपना वश ना चला पे, कोई फोर्स ना अप्लाई कर पाए, तो वो पॉइंट इस न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल। अरे भाई अब जैसे बात क्या होती है कि आप क्या कर रहे हैं, कोई किसी काम को कर रहे हैं या अपनी, आप कंपटीशन की बात कीजिए, आप कंपटीशन का बात कर रहे हैं, जो बच्चा क्या करना चाहता है, एयरफोर्स, एनडीए, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करना चाहता है 12th के बाद। अब वो उसे अगर आप आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन देंगे करने के लिए, तो वो क्या, उसके लिए वो इनफाइनाइट ही तो हुआ बात, बिल्कुल। या आप 12th या 11th में आप 11th की पढ़ाई कर रहे हैं,
यही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आप 11th के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अप्रोच में है आपके। अब ये आपको आईआईटी, एमएससी, पीएचडी, बीएससी का क्वेश्चन केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल ला के दिया जाए तो आपके लिए वो समझ लो क्या है, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस का इनफाइनाइट वो होता है जहां पे न्यूक्लियस क्या इलेक्ट्रॉन को किसी तरह का इलेक्ट्रॉन पे कोई अप्रोच ना दे सके, कोई फोर्स ना लग सके, तो वो पॉइंट न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसको हमने इनफाइनाइट पे रखा, इनफाइनाइट पे रख दिया है। अब क्या है कि ये ऑर्बिट्स हैं, इसको इससे रिलेशन बनाने के लिए, समता का बनता से रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये मान लो अगर ये इनफाइनाइट है कि इसके बाद इनफाइनाइट पॉइंट अगर हम इसे लें कि इसके बाद जाने पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में से संपर्क टूट जाएगा। तो अगर इसके और इसके बीच में संपर्क लाना है हमको तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पे लाना होगा, इसके अंदर लाना होगा, ठीक। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, बढ़ता इस तरफ है, ऐसे लग रहा है इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ठीक। तो यानी इसको इधर से इधर लाके हमको इसके फोर्स के अपोजिट काम करना पड़ेगा। यानी जो हमारा फोर्स लगेगा, एनर्जी लगेगी, वो क्या लगेगी, चार्ज लगेगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हम इसको जीरो लें कि यहां पे क्या हो जाता है इसके बाद जीरो, तो इधर लाने के लिए ये अगर हम जीरो लेते हैं इसको, मान लो जैसे ये चीज हमने क्या ले ली, जीरो, यहाँ के बाद जीरो, तो इधर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 आगे पॉजिटिव, लेकिन पीछे आएंगे तो ये -1 -2 -3 ऐसे होता जाएगा। तो यानी पीछे लाने पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जा रहा है, निगेटिव। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, निगेटिव चार्ज होता है। अगर हम एनर्जी के नजरिए से देखें तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह है, ठीक। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आई। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा बोर्स मॉडल यहीं पे होता है क्या, खत्म। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा जानते हो आप लोग, नहीं। देखो बात क्या होती है इंटरकनेक्शन की। जो साइंस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, ये तीनों क्या होते हैं, जो तीनों ब्रांचेस हैं साइंस की, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। आप इसको पढ़ने के लिए आपको उसको पढ़ना जरूरी है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आपको क्लास 12th की या लाइट चैप्टर के कुछ टॉपिक, सारे नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ टॉपिक पढ़ना जरूरी है। जैसे आपको प्रिज्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक, वेव पढ़नी पड़ेगी। ये दो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्ट से फिजिक्स के, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने समझ लिया तो बोर्स मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। फिर भी हम आज आपको फिजिक्स तो हम पढ़ाएंगे नहीं, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे सौरभ सर क्लास 12th की। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने के लिए तो आप वो उनका लाइव का लेक्चर जरूर देखिएगा। आज हम आपको थोड़ा सा अप्रोच देते हैं, मतलब वो चीजें बताते हैं जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। प्रिज्म, ये है प्रिज्म। अब प्रिज्म सोच रहे होगे सर ये प्रिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो प्रिज्म है भी नहीं, कहाँ पे, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये प्रिज्म के बारे में हम आपको बताने की बहुत इच्छा हो रही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये प्रिज्म क्या है, प्रिज्म की एक क्वालिटी होती है बहुत अच्छी कि ये व्हाइट लाइट को उसकी सारी वेवलेंथ में डिफेक्ट कर देती है। मतलब यहां पे आपने व्हाइट लाइट दी, इसको यहां से निकलने के बाद ये 7 कलर्स में डिफेक्ट होकर, ये होता है प्रिज्म की
खासियत। ठीक, तो ज्यादा प्रिज्म के बारे में नहीं बताएंगे, इतना जानो कि प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 पार्ट में डिवाइड करता है, उसकी सारी 7 वेवलेंथ्स में। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है, इसको ध्यान में रखना, ये अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, इससे मिलेंगे हम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, यही जो प्रिज्म ने काम किया, क्या किया काम, व्हाइट लाइट को सारे वेवलेंथ्स में डिवाइड कर दिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब किसी लाइट का, किसी व्हाइट लाइट का या किसी वेव का, उसके सारी वेवलेंथ्स में डिफेक्ट हो जाना, डिवाइड हो जाना, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? ठीक, तो अब स्पेक्ट्रम का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है हमारा, स्पेक्ट्रम होता है हमारा दो तरीके से। स्पेक्ट्रम को हम डिवाइड कर सकते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। नेचर में क्या आता है अपना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो पहले इसके बारे में जानते हैं क्या है नेचर। नेचर यानी जो लाइट है हमारे पास, उसका नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्पेक्ट्रम देखें तो एक कंटिन्यूस होता है कि ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई मतलब आया, डिवाइड नहीं हुआ, चलता गया। दूसरा क्या है, डिस्क्रीट, मतलब एक वेवलेंथ बनी, फिर छोड़ के दूसरा बना, मतलब कंटिन्यूसली नहीं, छोड़ छोड़ के बन रहा है। ठीक, इस तरह से, तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस। बात हुई नेचर के बेस्ड पे। अब दूसरा क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे भी ये 2 टाइप होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन। ठीक, ये हुआ एब्जॉर्प्शन का मतलब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रम जो बनता है, और एमिशन का मतलब वेवलेंथ को एमिट करके। तो ये है स्पेक्ट्रम का टोटल। अब आओ आइए आगे चलते हैं हम। अब बात आती है कि हाँ, हमको पता तो चल गया कि स्पेक्ट्रम है क्या, स्पेक्ट्रा है क्या, ये बनता कैसे है, ये सारी चीजें। ठीक, तो आप देखिए स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। ऐसे होता है स्पेक्ट्रम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगे होते हैं, कहीं वायलेट, कहीं ग्रीन, ये सारी चीजें ऐसे लगे होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ऐसे बनता है स्पेक्ट्रम। ये देखिए लाइट, ग्रीन, ये सारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स बीच बीच में फिल रहते हैं, और बीच बीच में ऐसे लाइंस होती है। ठीक, ये अकॉर्डिंग होता है अपने विब्ग्योर के अकॉर्डिंग, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसका इतना ज्यादा। डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसकी वेवलेंथ जितना डिफेक्शन उसका उतना ही कम। ठीक, तो होप आपने स्क्रीन पे देख लिया कि कैसे क्या स्पेक्ट्रम होता है। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा कि ये तो था जो हमारा स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम बना है, ये क्या है, इसमें सारे कलर्स फिल है। अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम बना है, इसमें कहीं कहीं क्या है, ब्लैक है, कहीं व्हाइट लाइन, रेड लाइंस है, कहीं ग्रीन है, बीच बीच में ब्लैक है। अब इसके नीचे आप दूसरा देखिए कि जहां जहां पे ये वाला
जहां जहां पे ऊपर वाला क्या, जहां ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में जहां जहां कलर है, ये नीचे वाले स्पेक्ट्रम में वहां वहां ब्लैक, और जहां जहां उसमें ब्लैक लाइंस है वहां वहां इसमें कलर्ड लाइंस। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों? तो इसके लिए देखिए, मान लो ठीक, यहां पे ये कलर्ड है, ये ब्लैक, ये सारी ब्लैक है। फिर यहां पे जब आते हैं तो ये ब्लैक, ये सारे कलर, ठीक, ये चीज हुई। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मान लो व्हाइट लाइट ये आई, ध्यान से समझना, ये क्या है, व्हाइट लाइट, ठीक, ये चीज हुई। यहां पे हमने लगा दिया कोई एब्जॉर्प्शन, जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। लाइट जब इससे गुजरी, लाइट जब इस एब्जॉर्प्शन से निकली तो इसने क्या किया, कुछ लाइट, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ वेवलेंथ को क्या किया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर हमने इसको निकाला प्रिज्म से। ये देखो हमने इसलिए प्रिज्म बताया था। अब ये प्रिज्म क्या करेगा, इस पे व्हाइट लाइट आई तो ये इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि प्रिज्म का यही काम है। इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब मान लो इसी को हम क्या बना रहे हैं, ऐसे डिवाइड करके इसने क्या बनाया, ये स्पेक्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7, प्रिज्म ने डिवाइड करके ये स्पेक्ट्रा बनाया। विबग्योर के अकॉर्डिंग, ठीक, हमने बी को इसलिए बाद में लिखना क्योंकि यहां पे बी होगा, क्योंकि इसका क्या है वेवलेंथ ज्यादा, तो ये क्या करेगा, कम डिफेक्ट होगा, ठीक। तो ये चीज हुई। अब क्या हुआ कि प्रिज्म का तो काम है इसको 7 में डिवाइड करना, 7 कलर में वो डिवाइड करेगा, इसको 7 पार्ट में इस व्हाइट लाइट को उसे बांटना है। प्रिज्म का काम है, लाइट आई व्हाइट, इसके 7 स्पेक्ट्रा बनाना है 7 कलर्स का, ठीक। लेकिन यहां से जब व्हाइट ये 7 कलर्स लेके चली, 7 वेवलेंथ लेके यहां से वो चली, यहां पहुंची तो इसने कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर ली। मान लेते हम यहां इसने एब्जॉर्ब की ग्रीन, येलो और वायलेट को एब्जॉर्ब कर ली। अब यहां से ग्रीन, येलो और वायलेट गायब हो गई। यहां से जब इस एब्जॉर्बर से निकली लाइट तो उसमें से ये 3 वेवलेंथ गायब, वो यहां आया, गिरा, उसने 7 बनाया। तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इस ग्रीन को, येलो को और वायलेट को ये ब्लैक कर देगा। अब समझ में आया वो ब्लैक लाइंस यहां पे क्यों है, ठीक, आई बात समझ में। फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि इसने एब्जॉर्ब कर ली थी तो ऐसा फिगर आ गया, ऐसा स्पेक्ट्रा आ गया। ये यहाँ पे जो कलर वाली वेवलेंथ थी उसका कलर्ड स्पेक्ट्रा बना, जो वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई थी उसका ब्लैक आया। फिर क्या, इसने जो ऑब्जर्व किया है एक्साइटेड होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए जाहिर सी बात है उससे वेवलेंथ जाएगी, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होने के लिए इसमें से एनर्जी ले लेंगे, वेवलेंथ ले लेंगे। अब वो क्योंकि एक्साइटेड, एक चीज हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना, एक्साइटमेंट पे आके कभी किसी कोई चीज को ना करना।
एक्साइटमेंट बहुत ही डेंजरस थिंग है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। एक्साइटमेंट, क्योंकि कभी भी ध्यान दो, जो एक्साइटमेंट होती है ना, ये ज्यादा देर के लिए नहीं होती, ये सिर्फ क्षणिक सुख देने के लिए आपको आती है कि अरे हाँ चलो हम ये कर लेंगे, खत्म। तो और एक्साइटमेंट आती कब है? जब आप खुश होंगे किसी चीज से, ठीक। ज्यादातर देखिए खुश या दुखी, मतलब आप इमोशनली हर्ट होंगे, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट होंगे, तभी एक्साइटमेंट की सिचुएशन आती है। और गीता में लिखा है किसी भी इमोशन में आके कोई डिसीजन ना लीजिए, ठीक। किसी भी, चाहे आप सैड हो चाहे आप हैप्पी हो, इन दोनों सिचुएशन में आप कभी भी कोई डिसीजन मत लीजिए। आई एम श्योर 100% वो डिसीजन आपका गलत होगा। तो जब ये गीता में लिखा है कि इन चीजों से आप कभी भी इमोशनली हर्ट होके या सैड होके हैप्पी होके आप कोई डिसीजन ना लीजिए, वो गलत होगा। तो एक्साइटमेंट क्या होता है? इन्हीं दो चीजों से तो आता है। जब आप ज्यादा खुश होंगे तो समझोगे अरे हाँ चलो अच्छा ये कर लेते हैं, जब सैड होंगे अरे यार ये ऐसे हो गया इसलिए हम ये करेंगे, एक्साइटमेंट आती है। तो जब वो डिसीजन गलत होगा, आप इमोशनली हर्ट होकर जो डिसीजन लेंगे गलत होंगे, तो इमोशनली हर्ट होकर एक्साइट हो गए तो ये भी तो गलत है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, एक्साइट होकर कभी कोई डिसीजन ना लीजिए, वो बाद में आपको गलत ट्रैक पकड़ा देता है, आपको खुद समझ, या वो आपका टाइम वेस्ट करता है। एक्साइटमेंट में आके वो काम तो चीज आपसे वो कुछ देर के लिए करवाता है, फिर आपको आएगा कि अरे यार हाँ हमने ये गलत किया, तो फिर आपको सुधारने में लग जाते हैं उस चीज को, यानी टाइम वेस्ट। तो हमेशा ध्यान दो कि एक्साइटमेंट में आके कभी किसी चीज को ना करना, हमेशा सोच समझ के उसके बारे में तब, ठीक। ये स्टडी किसी भी प्रोफेशन के लिए, हर प्रोफेशन की बात बता रहे हैं। तो वही काम क्या किया, एग्जाम ने क्या, एक्साइट होकर इसने वेवलेंथ ले तो ली। अब एक्साइटमेंट का क्या है, हमने बताया कि स्टेबिलिटी नहीं होती एक्साइटमेंट की, तो इसमें भी वो स्टेबिलिटी खत्म। ये अब क्या किया, अरे यार ये हमने गलत किया, अब इसको क्या करो, एमिट करो। तो ये एमिट किया, तो फिर जो इसने एब्जॉर्ब की थी, फिर इसके पास वो वेवलेंथ आ गई इस लाइट में। जब लाइट आ गई तो पहले तो जो लाइट निकल गई थी उसके लाइट ये निकला, फिर लाइट जो आ रही है उसमें जब ये आ रहा है, ठीक, जब ये आ रही है उसने ये लेके वो, तो इसमें से ये बाकी निकल गए, कौन से, ROBI निकल गए। एमिट होने के बाद आ गया क्या इसमें, GY और ग्रीन येलो B आ गया। तो अब जब ये करेगा तो दोबारा स्पेक्ट्रा क्या बनेगा, दोबारा स्पेक्ट्रा प्रिज्म क्या बनाएगा, दोबारा स्पेक्ट्रा क्या बनाएगा, वो क्या करेगा, जो निकले हैं उसको ब्लैक कर देगा, और जो आ गए एमिशन के बाद, एमिशन के बाद जो आ गए उनको कलर। ऐसा स्पेक्ट्रा, ये टोटल इस प्रोसेस से स्पेक्ट्रम बनता है किसी भी प्रिज्म में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑब्जर्व एमिशन से, किसी भी लाइट का, किसी भी वेव का, ठीक, ऐसा बनता है। फिर इन दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तब क्या होता है, यहां पे क्या, GYB, जब मर्ज करते हैं तब ये टोटल स्पेक्ट्रा क्या बन जाता है, ऐसे ROGY, ये टोटल बन जाता है क्या, इस तरह से। मतलब इतना बनने के लिए इतना काम होना पड़ता है। होप आपको एमिशन कैसा होता है, अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, स्पेक्ट्रम, ये समझ में आ गया, ठीक। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू ये है, देखो लगातार इसमें कलर्स है, और डिस्क्रीट ये है, बीच बीच में ब्लैक है और फिर कलर, ठीक। समझ में आई आपको बात। तो अब देख लो एग्जाम्पल देखो, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से ही ये प्रोसेस इतना लंबा हुआ। अगर ये यहीं से एब्जॉर्ब ना करता इसको एक्साइट होके तो सीधे लाइट पड़ती और ये डायरेक्ट आता, ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बनता। वो एक्साइट हुआ, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सारी चीज इतना दुनिया भर का वो तामझाम हुआ। ऐसे बनता है अपना क्या, स्पेक्ट्रम, ठीक। आई बात समझ में। होप आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम अगले अगले लेक्चर में बात करेंगे हम, क्योंकि अब हम लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले, क्योंकि केमिस्ट्री और हिस्ट्री ये सारी चीज़ें एक थियोरिटिकल चीज़ें हैं। क्या होता है, लोग इनसे बोर हो जाते हैं ज़्यादा देर पढ़ते हुए, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम अपने लेक्चर्स को अब छोटे करने वाले हैं। आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो आज भी आपका 2 टॉपिक कवर हुआ। स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर उसको क्लियर करेंगे, या हमारे परफेक्ट लर्निंग क्लब के डाउट सेशन में जाके लिंक पे जाके उसमें आप अपने क्वेश्चन को बताइए, जो भी न्यूमेरिकल हो, जो सारी चीजें हो, डाउट हो आपको वो पूछिए। हमारे टीचर्स, मेंटर्स, मैं खुद आपको उस डाउट से बाहर निकालूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डिफिनीशन, ये सारी चीजें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो राधे राधे, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे आपको तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए हमारा। आप ही के लिए बच्चों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सारी चीज जो है आप ही से है। जब तक आप नहीं सपोर्ट करेंगे, वी आर नथिंग without you, so please support us, and चलते हैं हम, बाय बाय।